हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्षेत्र अकेडमी। यदि आप भी भारत का इतिहास पढ़ते हो तो मेरे द्वारा तैयार किए गए इन 11 प्रश्नों में से 6 का उत्तर देके बताइए। यह 11 प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूं आज, और हम इन प्रश्नों के साथ साथ इन प्रश्नों की डिटेल भी पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। और हमारा सामने हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। बाह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मुबारक। आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आंसर सोचने के लिए। आपका समय समाप्त होता है। जो हमारा राइट आंसर बनता है वह है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए हम इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था और इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। मैकाले आयोग, ऑप्शन बी चार्ल्स आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी बेंटिंग आयोग। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आंसर सोचने के लिए। समय समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा जो राइट आंसर बनता है वह है मैकाले आयोग। चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हमारे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की हम बात करें तो ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल की हम बात करें तो इन्होंने 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा कई कार्य किए गए। इनके द्वारा जैसे सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार, अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार की हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। 1830 में हम देखें तो ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और शैक्षणिक सुधार की हम बात करें तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग का गठन किया गया था 1835 में। और इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी भाषा को बताया था। 1835 में हम बात करें तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। चलिए हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन बी राजपूतों में फूट डालना, ऑप्शन सी मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, ऑप्शन डी साम्राज्यवादी नीति। हमें आपको 5% का 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा जो राइट आंसर बनता है वह है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। चलिए हम हमारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध की हम बात करें तो ये भारतीय इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की जो युद्ध नीति थी वो छापामार युद्ध नीति थी। हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन रोहिल्ला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। गुलाम कादिर रोहिल्ला, ऑप्शन बी नवीब खान, ऑप्शन सी अली मोहम्मद खां, ऑप्शन डी हफीज रहमत खां। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आंसर सोचने के लिए। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा जो राइट आंसर बनता है वह है नवीब खान।
चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हमारे। अहमद शाह अब्दाली की हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक बना। उसने भारत पर सन 1748 से सन 1758 तक कई बार चढ़ाई की। उसने अपना सबसे बड़ा हमला सन 1757 में जनवरी माह में दिल्ली पर किया था, और जो नवीब खान सरदार अहमद शाह का विश्वास पात्र था। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आंसर सोचने के लिए। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स। हमारा उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा जो राइट आंसर बनता है वह है बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम हमारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 1922 तक संचालित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, किंतु इस आंदोलन के पहले ही दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वह इस आंदोलन का परिणाम नहीं देख सके। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन, और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आंसर सोचने के लिए। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स। हमारा जो आंसर बनता है वह है स्वदेशी आंदोलन। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम। स्वदेशी आंदोलन की हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, हम किस विभाजन की बात कर रहे हैं तो हम बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए अलीपुर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन सी काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन डी कानपुर षड्यंत्र केस। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आंसर सोचने के लिए। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा राइट आंसर बनता है लाहौर षड्यंत्र केस। चलिए हम हमारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। इसके लिए तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तीनों को 23 मार्च 1931, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर, ये भी याद रखिएगा कहाँ पे, लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर फांसी दे दी गई थी, और इस मामले में सुखदेव को भी दोषी माना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारदोली,
ऑप्शन सी बेगू, ऑप्शन डी बिजोलिया। मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको आंसर सोचने के लिए। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स, आपने उम्मीद करता हूं आंसर सोच लिया होगा। हमारा जो राइट आंसर बनता है वह है चंपारण। चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हमारे। बिहार के चंपारण जिले से में महात्मा गांधी के अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, कुंभनदास, ऑप्शन बी रामानंद का, ऑप्शन सी रेदास का और ऑप्शन डी तुलसीदास का। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं इसका आंसर सोचने के लिए। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा राइट आंसर बनता है रामानंद का। रामानंद का जन्म हमारे प्रयाग में हुआ था, जो कि मध्यकालीन भारत के निम्न संत थे। मैं चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, उच्च नीच और जात पात का विरोध किया, किंतु आपने कभी वर्णसंकरता की अनुमति प्रदान नहीं करी। केवल आपने सभी जातियों के लिए भक्ति मार्ग का द्वार खोला। स्वामी रामानंद का जन्म प्रयाग इलाहाबाद में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चलिए हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं, वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा आंसर बनता है वॉरेन हेस्टिंग। हम हमारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग की हम बात करें तो 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 इनका कार्यकाल था। एक अंग्रेज राजनीतिक था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष भी था, और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। 1787 में भ्रष्टाचार के मामले में उस पर महाभियोग चलाया गया, लेकिन एक लंबे परीक्षण के बाद उसे 1795 में अंततः बरी कर दिया गया। 1814 में उसे प्रीवी काउंसिलर बनाया गया। चलिए हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, और यह हमारा अंतिम प्रश्न है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? और यह हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं। हमारा ऑप्शन है ए कठियावाड़ा के रुद्रदामन के अभिलेख में, ऑप्शन बी अशोक के अभिलेख में, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आंसर सोचने के लिए। 5 सेकंड हो गए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा राइट आंसर बनता है
कटियावाड़ा के रुद्रदामन के अभिलेख में। और हम हमारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदय वर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक छोटा गद्य काव्य है। विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ उसका यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको भी आपकी ही तरह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिल सके। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।